हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग नवीन राज्यों का उदय सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग अवध और हैदराबाद को क्या है पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छा से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज हमारे जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको अवध और हैदराबाद रियासत के बारे में आपको मिल जाएगा। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और क्यों नवीन राज्यों का उदय हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, इसका विवरण हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम लोग आज हम लोग बंगाल को पढ़ेंगे, यानी बंगाल में जो नवीन राज्य के रूप में जो बंगाल का उदय हुआ, ये भाग 1 के रूप में पढ़ेंगे। दोस्तों, काफी बड़ा चैप्टर है जिसको कल फाइनल भाग 2 में इसको खत्म करेंगे। देखिए, जिस समय के ये बंगाल का बात हो रहा है तो उस बंगाल में शामिल थे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। और कैसे कैसे कब कब बंगाल में बिहार और उड़ीसा शामिल होते गए, इसका विवरण हम लोग पढ़ते हुए समझेंगे। अब जिस समय ये बंगाल का बात हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हो, याद रखिएगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा। उसके बाद नीचे में उड़ीसा है, बंगाल में ही था, याद रखिएगा। इधर में अपना बिहार है, ये था। और नीचे में आओगे इधर बांग्लादेश। तो इतना जो था, इतना क्षेत्र था पहले बंगाल में, ठीक है दोस्तों। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो काफी धनी मनी प्रांत है, इसको सोने का चिड़िया कहा जाता था दोस्तों। एक तो इतने सारे प्रांत थे मिलकर था, अब काफी बड़ा प्रांत था और उत्पादन भी काफी ज्यादा होता था। सोरा ओरा का भी उत्पादन इस एरिया में हो जाता था। तो इधर जो है ना, हर एक, ये मुगलों का एक बहुत समृद्ध प्रांत था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और अंग्रेज भी यहाँ पर, उनके भी मुंह से पानी आता था कि भैया हम भी बंगाल पर कब्जा कर लेते तो हमारी भी स्थिति क्या होती, काफी बढ़िया होती। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। तो वही चीज है कि बंगाल भारतीय प्रांतों में सबसे समृद्ध था, यानी कि जो भी उस समय बंगाल का, भारत में जो क्षेत्र थे, प्रांत थे, उसमें सबसे अमीर कौन था, तो बंगाल था। अब देखिए एक चीज यहाँ पर, कि आपको पहले ही बोले थे कि अंग्रेज का भी यहाँ पे नजर था, कैसे इस पर कब्जा किया जाए। तो बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में शाह सूजा की अनुमति से हुगली में स्थापित की दोस्तों। यानी कि इनका भी इधर आना हो गया, क्योंकि उनका भी नजर बंगाल पे था। तो आपको याद रख लेना है कि बंगालों में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री हुगली में खोली। कब खोली, तो 1651 ईस्वी में। और किसके अनुमति से, तो शाह सूजा की अनुमति से। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये आपको पता है कि जब हम लोग पढ़ेंगे मराठा, इसके बाद मराठा ही पढ़ेंगे हम लोग बंगाल के बाद, तो ये गुजरात में एक जगह था सूरत, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, सूरत में, आपको पता ही है। और इधर में दक्षिण में इधर मराठा वाले क्षेत्र में शिवाजी थे। और शिवाजी और औरंगजेब में कभी बनती नहीं थी। दिल्ली का शासक था, दिल्ली के शासक था मुगल बादशाह औरंगजेब। और औरंगजेब और शिवाजी में कभी नहीं बनती थी। औरंगजेब शिवाजी को मतलब दबाकर दक्षिण पर कब्जा करना चाहता था, और शिवाजी झुकने को तैयार नहीं थे। तो जब भी औरंगजेब दिल्ली से होता हुआ इधर सूरत गुजरात से होते हुए मुंबई आता था, और शिवाजी जब उसको नहीं मिलते थे तो गुस्सा में जब जाता था और अपने खर्चा की पूर्ति करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत को लूट लेता था, ताकि उसको खर्चा का पूर्ति हो जाए। और कभी कभी शिवाजी भी और मतलब मराठा दिल्ली होने के उधर जाते थे, तो जब औरंगजेब भी उनको नहीं मिलता था, आक्रमण करने के लिए जाता था, औरंगजेब से सामना नहीं होता था, तो ये भी जब वापस लौटता था तो सूरत को शिवाजी भी लूट लेते थे, ठीक है। क्यों लूट लेते थे, क्योंकि भैया जाते थे और खर्चा पानी नहीं मिलता था, तो सूरत के ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट लेते थे। तो एक इतिहासकार कहता है कि सूरत में अंग्रेजों की स्थिति जो थी उस मंदिर के घंटे के समान हो गई थी, कि जो गया और बजा के चला आया। तो भाई अंग्रेज को लगा कि भैया जल्दी अगर सूरत नहीं छोड़ेंगे तो कभी औरंगजेब लूटेगा, कभी शिवाजी लूटेंगे। तो वैसी स्थिति में वो भागकर कहां पर आए, आपको बंगाल की तरफ आए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया, ठीक है। तो ये भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, मुर्शिद कुली खान। क्योंकि इसके बाद मुर्शिद कुली खान अपने आप को स्वतंत्र रूप से बंगाल का राजा घोषित कर देंगे, इसको याद रखिएगा। मुर्शिद कुली खान का जो कार्यकाल था बंगाल के नवाब के रूप में 1717 से 1727 के बीच में था, इस चीज को भी याद रखिएगा।
स्वतंत्र बंगाल प्रांत का स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1717 ईस्वी में, देखो ये वर्ष आप याद रखिएगा, कभी कभी वर्ष और समय से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बना दिया। ठीक है, अब जब बंगाल का सूबेदार बनाया फर्रुखसियर ने, मुगल बादशाह ने, इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। यानी कि इन्होंने बताने के प्रयास किया कि हम अब मुगलों के अधीन नहीं रहेंगे। ये चीजें आप जान लीजिए। और 1719 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को उड़ीसा की भी सूबेदारी मिल गई। यानी कि अब जो है, याद रखिएगा, उड़ीसा भी क्या हो गया, आपको बंगाल में शामिल हो गया। और उड़ीसा के भी सूबेदारी किसको मिल गई, तो याद रखिएगा मुर्शिद कुली खान को। तो ये समय याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, अगर पूछेगा कि मुर्शिद कुली खान को उड़ीसा की सूबेदारी कब मिल गई, तो 1719 ईस्वी में। यानी कि जो बंगाल के अधीन उड़ीसा भी आ गया अब, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बंगाल की राजधानी पहले कहां थी, ढाका। तो बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया, तो मुर्शिद कुली खान। और ये भी परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको अभी बता देते हैं आपको परीक्षा के लिए। बंगाल की राजधानी पहले ढाका थी, और ढाका से कौन ले गया, मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया, मुर्शिद कुली खान। और बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया, मीर कासिम। ये सभी परीक्षाओं में क्रम पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया, मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया, मीर कासिम। इतना दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे जो है, मुर्शिद कुली खान एक स्वतंत्र शासक था, फिर भी वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। दोस्तों एक चीज बता देते हैं आपको कि जो मुर्शिद कुली खान थे, उन्होंने स्वतंत्र रूप से बंगाल प्रांत का तो स्थापना कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो मुगल बादशाह को राजस्व भेजते थे। क्यों? क्योंकि भैया वो भारत के पूरी तरीके से क्या थे, केंद्रीय शक्ति थे। यानी सब, अगर पूरे भारत का अगर मालिक थे तो कौन, मुगल ही थे। तो उनको खुश करने के लिए ऐसा करते थे, कौन, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, और मुर्शिद कुली खान ने भूमि सुधार प्रणाली अपनाते हुए समस्त जागीरों का अधिग्रहण करके खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। मतलब जितने भी जागीर थे उसको कब्जा में कर लिया, और उसको खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि में परिवर्तित कर दिया। क्यों कर दिया दोस्तों? क्योंकि जब वो सरकारी भूमि सरकार के अंडर में आ जाएगा तो राजस्व अच्छा खासा मतलब मिलेगा सरकार को, यानी बंगाल के नवाब को। तो याद रखिएगा, ऐसा करने वाला शासक कौन था, मुर्शिद कुली खान। यानी मुर्शिद कुली खान ने भूमि सुधार प्रणाली अपनाते हुए समस्त जागीरों का अधिग्रहण करके उसको किस में बदल दिया, तो खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। तो याद रखिएगा, इसने क्या किया, इसने इजारेदारी या बंदोबस्ती व्यवस्था शुरू किया। ठीक है, जैसे आज भी आप देखते हो ना, बंदोबस्ती व्यवस्था है, अस्थायी बंदोबस्ती भी आपको हम लोग को पढ़ना है, कॉर्नवालिस वाला। तो इजारेदारी या बंदोबस्ती व्यवस्था किसने शुरू किया, तो मुर्शिद कुली खान। यानी बंगाल में अगर पूछेगा कि बंगाल में इजारेदारी या बंदोबस्ती व्यवस्था किसने शुरू किया, तो मुर्शिद कुली खान। और जब भूमि सुधार कर रहे थे दोस्तों, ये सभी क्या कर रहे थे, भूमि सुधार। एक बात जान लीजिए कि जो मुर्शिद कुली खान थे, वो बंगाल के नवाबों में सबसे अच्छे, मतलब इनका नवाबों में गिनती आता है। क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि उन्होंने मतलब अपने राज्य की भलाई के लिए अच्छे अच्छे काम किए। इस चीज को याद रखिएगा, भूमि सुधार किए। और इनके काल में सभी धर्मों के लोग में काफी मतलब सामंजस्य था, प्रेम था, मिलजुल कर रहते थे। तो क्या हुआ कि जमींदार लोग भड़क गए कि भैया आप जो भूमि सुधार कर रहे हो, तो जमींदार लोग खफा हो गए। तो 3 जमींदारी विद्रोह हुए। इन तीनों जमींदारी विद्रोह को आप याद रखिएगा दोस्तों। वो कौन कौन थे? पहला विद्रोह जो हुआ, कौन जमींदार किए? सीताराम और उदय नारायण ने मिलकर किया। दूसरा विद्रोह कौन जमींदार किए? सुजात खान। और तीसरा विद्रोह कौन जमींदार किए? नजात खान। इसको पहले बताए कि मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है, और मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का जो अगला नवाब बनता है वो बनते हैं सुजाउद्दीन। और इनका कार्यकाल कब से कब था दोस्तों? 1727 से 1739। देखिए, मुर्शिद कुली खान का अपना कोई बेटा नहीं था, तो याद रखिएगा ये मुर्शिद कुली खान का दामाद था।
याद रखिएगा सुजाउद्दीन जो था ये मुर्शिद कुली खान का क्या था दोस्तों, दामाद था। ठीक है, ये गद्दी पर बैठा यानी बंगाल का नवाब बना और 1727 ईस्वी में ये बंगाल का नवाब बना, इसको याद रखिएगा। 1700 देखो ये बीपीएससी के सीडीपीओ परीक्षा में आया था। ठीक है, 1733 ईस्वी में सुजाउद्दीन के समय बिहार भी बंगाल के अधीन हो गया। क्वेश्चन पूछा था कि बिहार बंगाल के अधीन कब हुआ था, 1733। और इसके पहले हम लोग पढ़े मुर्शिद कुली खान के समय हम लोग पढ़े थे कि 1719 में उड़ीसा जो था वो बंगाल में शामिल हो गया और 1733 में बिहार भी बंगाल में शामिल हो गया। और याद रखिएगा 1719 में बंगाल में उड़ीसा शामिल हुआ था, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये हुआ था मुर्शिद कुली खान के समय और 1733 में सुजाउद्दीन के समय बिहार भी बंगाल के अधीन हो गया। तो इसको याद रखिएगा। क्यों, अगर आपसे पूछ देगा कि बिहार बंगाल के अधीन कब हुआ तो 1733। अब मान लो कि अगला एग्जाम में आपसे किसी समय पूछते कि जब बिहार बंगाल के अधीन हुआ तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सुजाउद्दीन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और सुजाउद्दीन ने बिहार का नाइब सूबेदार अलीवर्दी खान को बनाया और ये अलीवर्दी खान साहब इतना महत्वाकांक्षी था कि यह सूबेदार से ये संतुष्ट होने वाला नहीं था, इसको चाहिए था बंगाल का नवाबी। आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे ये बंगाल का नवाब बना, तो इस चीज को याद रखिएगा। अलीवर्दी खान के सहायक थे फतेह चंद, जगत सेठ और हाजी अहमद खान, इसको भी आप याद रखिएगा। यानी कि अलीवर्दी खान जो थे, याद रखिएगा, अलीवर्दी खान साहब को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट है बंगाल के नवाबों में। ठीक है, एक तरफ तो मुर्शिद कुली खान और उसके बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट आएंगे बंगाल का नवाब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो फतेह चंद, जगत सेठ और हाजी अहमद खान जो रहे ये अलीवर्दी खान के सहायक थे, यही इनको सहायता करेंगे बंगाल का नवाब बनाने में, इतना याद रखिएगा। सुजाउद्दीन के बाद बंगाल का नवाब बने सरफराज खान और ये 1739 से 1740। आप देख रहे हैं कि 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खान 10 साल, सुजाउद्दीन 1727 से 1739 12 साल तक नवाब रहे और सरफराज खान 1739 से 1740 तक ही बंगाल का नवाब रहा। यानी कि ये एक अयोग्य नवाब था, इसमें कोई भी नवाबी का लक्षण नहीं था या राजा बनने वाला गुण नहीं था। ठीक है, और इसका फायदा कौन उठाएगा दोस्तों, ये अलीवर्दी खान। देखिए ये सुजाउद्दीन का पुत्र था। ठीक है, और 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद ये बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी उपाधि को याद रखिएगा, एक बार परीक्षा में पूछ चुका है कि सरफराज खान की क्या उपाधि थी, तो आलम उद दौला हैदर जंग, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों कि अब आपको पहले ही बता दिए थे कि जो सरफराज खान था एक अयोग्य शासक था। ठीक है, और इसका फायदा कौन उठाएगा, उस समय जो है बिहार का जो नायब सूबेदार कौन रहा, अलीवर्दी खान, ये जान गया कि यह एक अयोग्य शासक था, तो इतना तो तय था कि इसको हटाकर गद्दी पर बैठने का पूरा प्रयास कौन करेगा, अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच, इस डेट को याद रखिएगा, 10 मार्च 1740 ईस्वी को गिरिया का युद्ध हुआ और सरफराज हार गया। जाहिर सी बात है, याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि गिरिया का युद्ध कब हुआ, आपको कल हम लोग पढ़े थे कि सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 11 अक्टूबर 1724 को। ठीक है, तो और पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी को, और उसी तरीके से जो है यहाँ पर गिरिया का युद्ध हुआ 10 मार्च 1740 ईस्वी को गिरिया का युद्ध हुआ और सरफराज क्या हो गया, हार गया। और इसमें इसको मदद कौन किए थे, ये लोग फतेह चंद, जगत सेठ, हाजी अहमद खान, ये सब क्या किए थे, अलीवर्दी खान को मदद किए थे। याद रखिएगा, अलीवर्दी खान का शासक देखिए शासनकाल 1740 से 1756। दोस्तों आपको बता देते हैं यहां पर 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल का नवाब बना मुर्शिद कुली खान। 1727 से 1739 यानी कि वो बना 10 साल, सुजाउद्दीन बना 12 साल,
सरफराज खान बने 1 साल। और ये देखो अलीवर्दी खान 1740 से 1756 16 साल। तो पूछेगा कौन सा ऐसा बंगाल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा ऐसा बंगाल का नवाब था जो सबसे लंबा समय तक बंगाल का नवाब रहा? तो क्या मारोगे दोस्त? अलीवर्दी खान। सभी एंगल को दिमाग में रखना है, सिर्फ याद करने पर भरोसा नहीं रखना है, क्वेश्चन को समझकर आंसर करना है। इसलिए डीपली आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे दरोगा हो चाहे बीपीएससी हो, सभी परीक्षाओं में, सचिवालय हो, सभी परीक्षाओं में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी रेलवे, एनटीएस जो भी हो, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अलीवर्दी खान की उपाधि था मिर्जा मोहम्मद खान। क्या था? मिर्जा मोहम्मद खान। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सम्मिलित प्रदेश का नवाब बना। ठीक है, यानी कि सुजाउद्दीन, आपको पता है कि सुजाउद्दीन के समय बिहार जो है बंगाल के अधीन आया, और उसके पहले मुर्शिद कुली खान के समय उड़ीसा बंगाल के अधीन आया। अब ये तीनों प्रांत यानी कि बिहार और उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों प्रदेशों का सम्मिलित रूप से क्या बन गया? नवाब बन गया। मतलब तीनों इसके अंडर में आ गए। अलीवर्दी खान ने, अब जाहिर सी बात है, देखिए मुर्शिद कुली खान बंगाल का स्थापना किया, उसके बाद सुजाउद्दीन बना, सरफराज बना, तो ये सब मुर्शिद कुली खान के वंश से ताल्लुक रखते थे। लेकिन अलीवर्दी खान तो मतलब मुर्शिद कुली खान का वंश का नहीं था, ये तो बाहरी व्यक्ति था जो सरफराज को हरा के गद्दी पर बैठ गया गिरिया के युद्ध में। तो इसको मुगल बादशाह से अनुमति लेना था, क्योंकि भाई आप इस खानदान से अलग, चूंकि मुर्शिद कुली खान के परिवार को ही क्या था, मुगलों ने नवाब के रूप में अनुमति दिया था, लेकिन ये तो मुर्शिद कुली खान का परिवार का नहीं था, तो इसको अनुमति लेना पड़ा मुगलों से। ठीक है, तो अलीवर्दी खान ने नजराना देकर, घूस देकर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से नवाब बनने की स्वीकृति ले लिया। क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला बहुत अयाज शासक में कह सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मस्ती करने का मूड में रहता था। याद रखिएगा, आपको पहले ही बताया था कि औरंगजेब का मृत्यु जब हुआ था 1707 में, तो उसके बाद मुगल जो शासक रहे सभी मतलब बिना काम के रहे। ठीक है, एक दो का हटा दो तो शाह आलम द्वितीय कुछ हद तक ठीक थे। याद रखिएगा 1740 से 1751 ईस्वी तक अलीवर्दी खान को मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि एक तरफ दक्षिण भारत में इस मराठा वाले क्षेत्र में मराठा सक्रिय थे, और इनको कुछ नहीं चाहिए था, इनको सिर्फ चौथ और सरदेशमुख के रूप में टैक्स चाहिए था, नहीं तो लोग हमला करते थे, उस पर आक्रमण करके परेशान करते थे। और एक चीज और बता दें, ये क्या रहा कि अलीवर्दी खान ने एक बार मुगल बादशाह रंगीला को पैसा देकर नवाब बनने का स्वीकृति ले लिया, और कभी दोबारा मुगलों को पैसा ये नहीं भेजा। जबकि आप लोग मुर्शिद कुली खान में पढ़े थे दोस्तों कि मुर्शिद कुली खान नियमित रूप से मुगलों को पैसा भेजता था, उनको खुश रखता था, तो मुगल भी उसको मदद कहीं ना कहीं करते थे। भाई पूरे भारत के मालिक थे, तो कुछ ना कुछ सेना उसको पास भेजते रहते थे। और लेकिन ये एक बार पैसा से मतलब स्वीकृति ले लिया कि वो बंगाल का नवाब बनेगा, और स्वीकृति लेने के बाद कभी भी दोबारा पैसा जो है मुगलों को भेजा ही नहीं। तो मुगल और अलीवर्दी खान के बीच में क्या हो गई थी? दुश्मनी। और इसका फायदा उठा लिए मराठा, बोले कि अब तो इसको ऊपर से दिल्ली से इसको मदद तो मिल नहीं रहा है, बार बार इस पर आक्रमण करना शुरू किए। अब देखिए 1740 से 1751 ईस्वी तक अलीवर्दी खान पर मराठों ने लगातार हमला किया, बोला कि चौथ और सरदेशमुख दो, नहीं तो हम लोग हमला जारी रखेंगे। बेचारा अंत में मजबूर हो गया, बोला कि यार ये रोज रोज के लफड़ा से अच्छा है कि साला इस सबको चौथ और सरदेशमुख देना क्या कर लो, स्वीकार कर लो। तो 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने रघुजी भोसले यानी मराठा को 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ और सरदेशमुख देना क्या किया? स्वीकार किया। तो याद रखिएगा, पूछता है बंगाल के किस नवाब ने मराठों को चौथ और सरदेशमुख देना स्वीकार किया? तो क्या मारोगे बॉस? अलीवर्दी खान। दोस्तों अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा, अलीवर्दी खान अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया। भाई साहब ये देखो, हम पहले ही बता दिए, भले ही इसका मराठों का आक्रमण हुआ इसके समय, लेकिन ये बहुत ही योग्य शासक था। इसने अंग्रेजों से कभी खुलकर दुश्मनी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है। अंग्रेज क्या है? मधुमक्खी के छत्ते के समान है। ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा। उसने बोला
कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर उनको नहीं छेड़ोगे तो खूब सारा शहद और मध देंगे, अगर ढेला मार दोगे छत्ता पर तो पूरा एकदम अटैक और काट काट के आपको जाने ले लेंगे अंग्रेज। तो उसने क्या किया, अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना किससे किया, मधुमक्खी के छत्ते से। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया, तो क्या मारिएगा दोस्त, अलीवर्दी खान। काफी इंपॉर्टेंट है। और 1756 ईस्वी में पेचिस के कारण अलीवर्दी खान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ये याद रखिएगा। और पेचिस जो बीमारी होती है आप जानते हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पेचिस बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। आपको बता देते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिका, याद रखिएगा। अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब सबसे ज्यादा समय तक था, ये चीज भी आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद सिराजुद्दौला आता है। ठीक है, हम लोग कल इस पार्ट को खत्म कर देंगे बंगाल को, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अच्छा से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना जरूर हक बनता है आपसे ये बोलने का। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।